हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता है, आज के इस वीडियो में हम मिक्स्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें से आपके स्वास्थ्य एवं पोषण के भी क्वेश्चन रहेंगे, अधिनियम संबंधी क्वेश्चन रहेंगे, योजनाओं के भी रहेंगे, प्रबंधकीय गुण के भी क्वेश्चन रहेंगे और साथ ही साथ शिशु देखभाल के भी प्रश्न रहने वाले हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कम से कम समय में, और साथ ही उन प्रश्नों की डिटेल जो रहेंगी एकदम आसान भाषा में रहेंगे। उसमें होगा ये कि एक क्वेश्चन का डिटेल जैसे हमने डिस्कस किया तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपका और कवर हो जाएगा, इसलिए डिटेल डिस्कस करना ज़रूरी है। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निम्न में से किन व्यक्तियों पर लागू होता है? ऑप्शन दिए गए, ब्रह्म समाज के अनुयायी, अनुसूचित जनजाति, बौद्ध या सभी। यहाँ पे आंसर होगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किन पर लागू होता है? तो ये जो लागू होता है दोस्तों, बौद्ध, सिख, जैन और आर्य समाज और ब्रह्म समाज के अनुयायी में ये अधिनियम लागू होता है। बाकी बात करें यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से, अनुसूचित जनजाति जो है उन पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नहीं होता। यह अधिनियम उन सभी पर लागू होता है जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है। मतलब इस कानून के लिए बौद्ध, सिख, जैन और आर्य समाज, ब्रह्म समाज के अनुयायी भी हिंदू माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, IPv6 किस प्रारूप में है? तो इस वीडियो में हम कंप्यूटर के भी क्वेश्चन देखेंगे, रीजनिंग भी के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। IPv6 की बात हो रही है, किस प्रारूप में है? ऑप्शंस दिए गए, हेक्साडेसिमल प्रारूप, ऑक्टल प्रारूप, न्यूमेरिक प्रारूप या अल्फा न्यूमेरिक प्रारूप। IPv6 जो है दोस्तों 128 बिट एड्रेस है। 128 बिट का एक एड्रेस होता है IPv6, जो कि हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखा जाता है। इसीलिए आंसर होगा इस प्रश्न का हेक्साडेसिमल प्रारूप। एड्रेस के प्रत्येक 16 बिट से 4 हेक्साडेसिमल अंक होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हेक्साडेसिमल अंकों के 8 समूह बनते हैं, जिनमें से प्रत्येक के कॉलन द्वारा अलग, प्रत्येक को कॉलन के द्वारा अलग किया जाता है। तो आंसर होगा IPv6 किस प्रारूप में है? तो वो है हेक्साडेसिमल प्रारूप, जो कि 128 बिट एड्रेस का होता है और 16 बिट से 4 हेक्साडेसिमल अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बेटियों को एक संयुक्त हिंदू परिवार से केवल जीविका का अधिकार मांग सकती है। मतलब इसमें से कौन सा विकल्प सही है? दूसरा, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा बेटियों को अपने भाइयों के साथ विरासत का अधिकार प्रदान है। तीसरा, 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जिन बेटियों के पिता का मृत्यु 9 सितंबर 2005 के पहले हुआ है, वह इस संशोधन द्वारा प्रदान किए गए अधिकार के प्रयोज्य नहीं। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है, ना कि सत्य पूछा है। तो इसमें से सत्य जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जिन बेटियों के पिता का जो मृत्यु 9 सितंबर 2005 के पहले हुआ है, वह इस संशोधन द्वारा प्रदान किए गए अधिकार के प्रयोज्य नहीं है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। दोस्तों, ये जो हिंदू उत्तराधिकार एक्ट 1956 है, उसमें वर्ष 2005 में संशोधन करके बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा पाने का कानूनी अधिकार दिया गया। इसके तहत बेटी तभी अपने पिता की संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी का दावा कर सकती है जब पिता 9 सितंबर 2005 को जिंदा रहे हों। अगला क्वेश्चन है, हाल का किशोर न्याय अर्थात बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया? दोस्तों, किशोर न्याय अधिनियम लागू किया गया 2016 से। अधिनियम बना 2015 में, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम, लेकिन लागू हुआ 2016 से। दोस्तों, इस अधिनियम के तहत जघन्य अपराधों में शामिल 16 से 18 आयु वर्ग के किशोरों को वयस्कों के रूप में माना गया। किशोर न्याय प्रणाली को अधिक उत्तरदायी और समाज की बदलती परिस्थितियों के अनुसार बनाया गया है। अधिनियम अनाथ, परित्यक्त, आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों की स्पष्ट परिभाषा देने के साथ उनके लिए एक संगठित प्रणाली प्रदान करता है। तो ये रही इसकी
डिटेल्स। लागू पूछे तो 2016 और अधिनियम कब अधिनियमित हुआ तो बताना है 2015। कौन सा अधिनियम? किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में भ्रूण झिल्लियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों मनुष्य में अर्थात मानव में 4 भ्रूणीय झिल्लियां पाई जाती हैं। अगर पूछ दे कि कौन कौन से झिल्लियां पाई जाती है, फिर 4 ऑप्शन दे दे, पूछ दे इसमें से कौन सी नहीं पाई जाती है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि 4 झिल्लियां कौन कौन सी है जो मानव में के भ्रूण में पाई जाती है झिल्लियों में। तो पहला है एमनियॉन, दूसरा कोरियोर, तीसरा एलेंटोइस और चौथा यॉक्स। ठीक है, 4 भ्रूणीय झिल्लियां एक बार और ध्यान से सुने, एमनियॉन, कोरियोर, एलेंटोइस तथा यॉक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मंत्रालय ने वनबंधु कल्याण योजना का आरंभ किया? दोस्तों वनबंधु कल्याण योजना का आरंभ किया जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। वनबंधु कल्याण योजना का उद्देश्य देख लें, क्योंकि जितने भी योजना पूछे जाते हैं या तो उसके मंत्रालय पूछे जाते हैं ज़्यादातर, या फिर कि उद्देश्य तो आपको पता ही होने चाहिए, साथ ही मंत्रालय। तो उद्देश्य है जनजातीय लोगों की आवश्यकता आधारित और परिणामोन्मुखी समग्र विकास के लिए सक्षम वातावरण तैयार करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, आदिवासी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करना आदि। फिर अगला क्वेश्चन, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र किसकी पहल है? मंत्रालय बताना है कि स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यान्वित कार्यक्रम है। दोस्तों ये है जो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल है स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र पहल। दोस्तों यह पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वच्छ भारत मिशन का एक हिस्सा है। इसमें 2 अक्टूबर 2019 तक भारत में खुले से में शौच मुक्त बनाने के लक्ष्य पर जोर दिया गया तथा इसे भारत में 708 खुले में शौच मुक्त ब्लॉकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया, ताकि वे स्वच्छता के उच्च स्तर को प्राप्त कर सके। तो मंत्रालय आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सस्टेनेबल एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ज्वाइंटली। ठीक है, मतलब संयुक्त रूप से ये दोनों ही मंत्रालय के अंतर्गत ये पहल की गई। फिर है दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत कौन सा दहेज में गिना जाएगा? तो ऑप्शन जैसे पहला दिया है, दुल्हन के माता पिता द्वारा दूल्हे के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिए जाने वाला संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति सुरक्षा देना या देने को राजी होना। दूसरा, दूल्हे के माता पिता द्वारा दुल्हन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिए जाने वाला संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति सुरक्षा देना या देने को राजी होना। तो आंसर होगा उपयुक्त, दोनों ही दहेज में गिना जाएगा, चाहे वो वर पक्ष से दिया जा रहा हो वधु पक्ष को या फिर वधु पक्ष से दिया जा रहा हो वर पक्ष को। अगला है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जब आरंभ हुआ तब उसके कितने अवयव थे? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की बात हो रही है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जब आरंभ हुआ दोस्तों, उसके 3 अवयव थे। कौन कौन से? एक, पहला राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, दूसरा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, तीसरा राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना। 3 अवयव थे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये कार्यक्रम संचालित है और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई वो हुई 15 अगस्त 1995 को। यह कार्यक्रम गरीब परिवारों में वृद्धावस्था, जीविकोपार्जन करने वाले मुख्य सदस्य की मृत्यु तथा मातृत्व जैसी स्थितियों में लाभ के लिए सामाजिक सहायता की एक राष्ट्रीय नीति प्रस्तुत करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3 अवयव थे, है ना। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करी दहेज निषेध अधिनियम 1961 को लेकर, थोड़ी इसके बारे में और डिटेल देख लेते हैं।
दोस्तों दहेज निषेध अधिनियम 1961 जो है, इसके अंतर्गत दुल्हन के माता पिता द्वारा दूल्हे के लिए प्रत्यक्ष रूप से दिए जाने वाली संपत्ति या फिर दूल्हे के माता पिता द्वारा दिए जाने वाली संपत्ति को चाहे राजी होने या दहेज में गिना जाना, ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, दहेज कहलाएंगे। लेकिन इस अधिनियम के अनुसार दहेज लेने देने या इसके लेन देन के सहयोग करने पर कितने साल की कैद और कितना रुपए जुर्माना देना होगा, ये जानना जरूरी है। तो इसके लिए आपको 5 साल की सज़ा हो सकती है। कितने साल की? 5 साल की। और बात करें जुर्माने की तो 15,000 जुर्माना जो है का प्रावधान है। दोस्तों दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले में से संबंधित है, और इसके अंतर्गत 3 वर्ष की कैद और जुर्माना हो सकता है। मतलब कि 498A भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत भी जो प्रावधान है वो है 3 वर्ष की कैद और जुर्माना। और आप दहेज लेने देने संबंधी जो कैद के लिए साल निर्धारित किया गया है वो है 5 वर्ष और जुर्माना 15,000। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में थिसारस टूल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बात हो रही है MS वर्ड में और टूल है थिसारस। दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है कॉम्प्रहेंसिव डिक्शनरी और शब्दकोश के रूप में। ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन सही उत्तर कहलाएगा इसका प्रयोग, मतलब सही कहाँ पे होता है, किस चीज़ के लिए, तो वो होता है कॉम्प्रहेंसिव डिक्शनरी के लिए और शब्दकोश के रूप में। यह एक शब्द के पर्यायवाची प्रदान करता है, सिनोनिम्स टाइप से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा अधिकार को मौलिक अधिकार किस वर्ष में बनाया गया? दोस्तों शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया वर्ष 2010 में, जिसके तहत बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार पर कानून भारत की संसद का एक अधिनियम है, जिसे 4 अगस्त 2009 को प्रस्तावित किया गया, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार भारत में 6 और 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मूल के तौर तरीके तय करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जो हीमोग्लोबिन है फ्रेंड्स, पहला तो रक्त का रंगीन पदार्थ है ये, दूसरा एक उच्च रंगीन पदार्थ है, तीसरा एक आयन युक्त यौगिक है। तो इसमें से दूसरा, तीसरा और चौथा जो है ऑप्शन सही रहेगा। बाकी यह पादपों में उपस्थित एक रंगीन पदार्थ है, यह नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा हीमोग्लोबिन के बारे में। देखिए थोड़ी और डिटेल्स। तो हीमोग्लोबिन जो है एक रेड ब्लड सेल्स को बनाने वाला है, जो शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन सप्लाई करता है। यह ऑक्सीजन कम या ज़्यादा होने पर उसे बैलेंस करता है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालकर फेफड़ों में ले जाता है। पुरुषों और महिलाओं में हीमोग्लोबिन रेंज अलग अलग होता है। इसका लेवल उम्र और महिला या पुरुष होने पर निर्भर करता है। हीमोग्लोबिन एक रक्त का रंगीन पदार्थ है, एक उच्च रंगीन पदार्थ और एक आयन युक्त यौगिक। तो ये रहा डिटेल हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट है, माइटोसिन प्रतिजैविक किस रोग का इलाज करने में उपयोग की जाती है? बात हो रही है माइटोसिन प्रतिजैविक की। तो ये जो है कर्क रोग के इलाज के लिए उपयोगी है। कर्क रोग या इसे कैंसर कहते हैं, तो कैंसर रोग या कर्क रोग के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है माइटोसिन का। यह प्रतिजैविक कैंसर कोशिकाओं में तीव्र विभाजन को रोकती है। यह गुदीय कार्सिनोमा, स्तन कार्सिनोमा, मूत्राशय कार्सिनोमा आदि कैंसरों के उपचार में प्रयुक्त दवा है माइटोसिन। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन से राज्य ने विद्यालयों में आने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि लाने के लिए मिड डे मील योजना का आरंभ किया? मिड डे मील योजना का आरंभ किया था तमिलनाडु राज्य ने सन 1962 में। कब?
1962 में। केंद्र सरकार ने इसे 1995 में शुरू किया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि किस राज्य में, तो राज्य ने किया 1962 में सबसे पहले, मतलब किस राज्य में हुआ तो राजस्थान में। फिर केंद्र के द्वारा पूरे राज्य के लिए लागू किया गया होगा 1995 में। दोनों डेट याद रखनी है दोस्तों। इस कार्यक्रम के तहत पूछा जाता है कि कितने वर्ष के बच्चों के लिए पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, अर्थात क्लास पूछे तो 1 से 8वीं तक की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले बच्चों के लिए ये मिड डे मील योजना का आरंभ किया गया। वर्ष 2021 में इसका नाम बदला गया और नाम बदल कर किया गया प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, या शॉर्ट में पीएम पोषण योजना कह सकते हैं। तो 2021 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, किसका, मिड डे मील का। 3 डेट याद रखनी है। 1962 जो कि तमिलनाडु राज्य में स्टार्ट हुआ ये मिड डे मील। फिर 95 में केंद्र द्वारा लॉन्च किया गया। फिर 2021 में इसका नाम परिवर्तित किया गया। ठीक है, 21 में नाम परिवर्तित किया गया। एज पूछे 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए, क्लास पूछे तो 1 से 8वीं। फिर है अगला क्वेश्चन, मोबाइल फ़ोन उपयोग करता है फुल डुप्लेक्स, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स या कोई नहीं। मोबाइल फ़ोन की बात हो रही है दोस्तों। मोबाइल फ़ोन जो है वो फुल डुप्लेक्स का उपयोग करता है। फुल डुप्लेक्स चैनल में डाटा का संचार जो है दोनों दिशाओं में होता है। दोनों चैनल लगातार डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग फुल डुप्लेक्स का, मतलब मोबाइल फ़ोन जो है फुल डुप्लेक्स का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, भिन्न राज्यों में आश्रम विद्यालयों स्थापित करने में केंद्र और राज्य के निधिकरण में क्या अनुपात रहता है? दोस्तों ये अनुपात रहता है 50-50 का, केंद्र और राज्य का। केंद्र का 50-50, राज्य का। अनुसूचित जाति, जनजाति या विमुक्त जाति के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के निर्धन एवं प्रतिभावान छात्रों को उत्कृष्ट आवासीय शिक्षा निःशुल्क प्रदान करने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग द्वारा राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 50-50। अगला क्वेश्चन है, फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? ये कौन सी कुंजी उपयोग करेंगे फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए? तो वो कुंजी है Ctrl+F12। ऑप्शन नंबर थर्ड, Ctrl+F12 कुंजी है जिसका उपयोग करके आप डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आप Ctrl+O शॉर्टकट की का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन में तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग Ctrl+F12 का यूज करके भी आप डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन, रीजनिंग का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसमें दिया गया है 48, 202 और 5, इनका संबंध देखना है कैसे करके ये चीज़ें, जहाँ पे ये 5 है वैसे इसमें क्या करके आएगा, रिलेशन देखना है। तो कैसे आएगा, देखिए, जब 48 और इसको 202 को आप जोड़ते हैं, इन दोनों को जैसे ही आप जोड़ते हैं तो आपके पास ऐड करने के बाद हो जाता है 250। अब ये 5 कैसे आया, तो 5 आएगा अगर आप इसमें 50 का डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 5। ऐसे ही आपको इसमें भी दोनों को ऐड करना है, जो आए उसमें 50 से उसे डिवाइड कर देना है, तो आ जाएगा आपका आंसर। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा दोस्तों, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 300। 300 में को 50 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 6। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6। अगला क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। किस राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्षों में 5% प्रतिवर्ष की दर से 55 रुपये हो जाता है? यहाँ पे आपको मूलधन ज्ञात करने को कहा गया है। इसका फॉर्मूला होता है, जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो और 2 वर्षों के लिए मूलधन पूछा, 2 वर्षों का मूलधन पूछा हो, तो फॉर्मूला होता है डी अर्थात डिफरेंस इक्वल टू पी अर्थात मूलधन, आर मतलब ब्याज अपॉन 100 स्क्वायर। ये है इसका क्या फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले में आपको पुट करनी है सारी चीज़ें, जैसे साधारण ब्याज का अंतर
कितना कहलाएगा? तो यहाँ पे प्रतिवर्ष की दर से ये जो अंतर दिया है 55 रुपीज़। फिर P हमें नहीं पता, वही तो ज्ञात करना है। फिर R कितना है? 5% और 100 और वो स्क्वायर इधर। इसे हल करना है आपको। ये कितना हो जाएगा? 20 और P इक्वल टू करेंगे आप, उनको कट करने के बाद 5,50,000 आएगा। फिर अपॉन करेंगे 25, तो आपका जो मूलधन है वो आ जाएगा 22,000 अर्थात 22,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधियों में से कौन से सेल का कंटेंट को संपादित करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता? तो इनमें से जो है अल्ट कुंजी दबाकर आप ये नहीं संपादित कर सकते, वहाँ की F2 दबाकर फॉर्मूला बार को क्लिक करके और सेल को डबल क्लिक करके ये संपादित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वर्ष में कल्याण मंत्रालय को महिला एवं बाल विकास विभाग तथा कल्याण विभाग में विभक्त किया गया? तो यहाँ पे आंसर होगा 1985-86 में कल्याण मंत्रालय को महिला एवं बाल विकास विभाग तथा कल्याण विभाग में विभक्त किया गया। फिर है अगला क्वेश्चन, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के अंतर्गत कितने वर्षों की उम्र तक विकलांग व्यक्तियों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया? तो आंसर होगा 18 वर्षों की उम्र तक। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के अंतर्गत जो ईयर है कि 18 वर्षों की उम्र तक विकलांग व्यक्तियों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। तो आंसर होगा 18 वर्षों की उम्र तक। अगला क्वेश्चन है, कायांतरण के लिए उत्तरदायी क्या होता है? तो इसका आंसर होगा थायरॉक्सिन। कौन होता है उत्तरदायी? तो वो होता है थायरॉक्सिन। बात करें कायांतरण की, कायांतरण नहीं है, कायांतरण है, इसके लिए थायरॉक्सिन उत्तरदायी होता है। कायांतरण दोस्तों एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्या है? जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया, जिसमें किसी जानवर के पैदा होने या अंडे से निकलने के बाद कोशिकाओं की बढ़ोतरी से उसके शारीरिक ढांचे में कम समय में बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। उदाहरण के लिए रेंगने वाली झिल्ली मतलब कैटरपिलर, कायांतरण उसकी उड़ने वाली तितली बन जाती है। ठीक है, इससे पहले एक क्वेश्चन हमने देखा विकलांग व्यक्ति अधिनियम से संबंधित, उसे थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। दोस्तों, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के अंतर्गत 18 वर्ष के बच्चों अथवा 18 वर्षों की उम्र तक विकलांग व्यक्तियों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा विकल्पों का एक सामान्य सीखने वाले यंत्र, उपकरण, गत्यात्मकता सहायक सेवाएं इत्यादि विकलांग छात्रों को उपलब्ध कराई जा रही। समावेशी शिक्षा के हित के लिए इसे अनिवार्य माना गया। उद्देश्य और दिव्यांगों को शिक्षा से वंचित करके नहीं रखा जा सकता, ऐसा इसमें के तहत कहा गया। इसी उद्देश्य से सरकार ने विशिष्ट पहल करते हुए विकलांग या दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 को अधिनियमित किया। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के काम की प्राथमिकता का क्रम पर कौन निर्णय लेता है? मनरेगा के काम के प्राथमिकता का क्रम पर कौन निर्णय लेता है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, केंद्र सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य सरकार या ग्राम सभा। दोस्तों, इसमें निर्णय लेता है ग्राम सभा। बात करें मनरेगा की, तो दोस्तों संविधान की अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है। यह पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक विकास है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है, जो मनरेगा का संचालन भी करता है। दोस्तों, मनरेगा से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई एवं जांच मनरेगा द्वारा निर्धारित की जाती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन है,
एक नई तालिका बनाने के लिए किस पद्धति को आप फील्ड प्रकार और आकार निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सेकंड जो है डाटा एंट्री के साथ टेबल बनाना, ये इसकी आवश्यकता नहीं है, बाकी सबकी है। एक तालिका रो और कॉलम में बनी होती है। एक नई तालिका बनाने के लिए डाटा एंट्री के साथ टेबल बनाना पद्धति में आपको फील्ड प्रकार और आकार निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार निम्न में से कौन सा खाद्यान्न के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन है चावल, गेहूं, स्थूल अनाज या दाल। दोस्तों इनमें से दाल नहीं आता खाद्यान्न के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत। इसकी शुरुआत सितंबर 2013 को इसे अधिनियमित किया गया था, मतलब तब की गई, और इसके अंतर्गत चावल, गेहूं, मोटे अनाजों को मुख्य रूप से शामिल किया गया था। इस अधिनियम को लागू करने का एकमात्र उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टि में खाद्यान्न एवं पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करना। यह अधिनियम 75% ग्रामीण एवं 50% शहरी आबादी को कवरेज प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखें, मैथ का सवाल है जिसमें लिखा है यदि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाए और हर 400% बढ़ाया जाए तो परिणामी भिन्न एक सही 1/20 हो जाता है होगा, तो मूल भिन्न आपको बताना है। मूल भिन्न मान लेते हैं कि x/y है, ठीक है। x/y मानना है आपको मूल भिन्न और फिर इसे हल करना है। करना कैसे है हल, ये देखिए। तो मूल भिन्न मान लेते हैं x/y। वृद्धि कितने कितने प्रतिशत बोली गई है, तो अंश में ये ऊपर इसे अंश कहते हैं और ये होता है आपका हर। अंश में 200% बढ़ाया जाए, 100 तो रहता ही है, 200% बढ़ाया जाए मतलब 300%, ठीक है। और हर में 400% मतलब 500 हो जाएगा। इक्वल टू क्या है, बढ़ाने के बाद परिणामी भिन्न क्या प्राप्त होता है, 1/20। तो ये आपका, अब इसे आपको हल कर देना है बस। हल कैसे करेंगे, तो देखिए x/y लिखेंगे। इधर क्या था, 1/20 मतलब 21/20। अब जो यहाँ पे जो संख्याएं थी, तो जो नीचे थी हर के स्थान पे इक्वल टू के साइड जाएगी तो वो ऊपर चली जाएगी, और जो ऊपर थी वो नीचे। तो यहाँ पे हो जाएगा 500, यहाँ पे 300। अब इसे आप हल कर दें, जो आएगा वो आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, रीजनिंग का सवाल है। दिया गया है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्नाकृति को पूर्ण करेगी। तो आपको देखना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सी आकृति है जो प्रश्न आकृति को पूरी करेगी। दोस्तों वो आकृति है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के लिए कितने जिलों को चुना गया। स्टार्टिंग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के तहत 100 जिलों को चुना गया, और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल 3 मंत्रालयों की सम्मिलित पहल है, जिसमें से पहला है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दूसरा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, तीसरा शिक्षा मंत्रालय। इन तीनों की संयुक्त एवं समन्वित योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इस योजना के लिए लगभग 100 जिलों को चुना गया है। इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई हरियाणा के पानीपत जिले से। किसके द्वारा की गई शुरुआत, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। दोस्तों देश के कई राज्यों में घटते लिंगानुपात में सुधार लाने, लैंगिक स्तरीय भेदभाव को समाप्त करने एवं महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बनाने हेतु इस योजना को आरंभ किया गया। समाज एवं परिवार में महिलाओं के प्रति होने वाले उपेक्षित व्यवहारों को समाप्त करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। बॉलीवुड अभिनेता माधुरी दीक्षित योजना की पहली ब्रांड एम्बेसडर थी, मतलब पहली ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था, तो माधुरी दीक्षित को बनाया गया था, जो कि बॉलीवुड अभिनेत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन नियंत्रित करता है किसकी मात्रा, बताना है आपको। ऑप्शन है थायराइड में आयोडीन की, रक्त में लोहे की, रक्त में शर्करा की, या फिर रक्त में यूरिया की। इंसुलिन की बात हो रही है दोस्तों, तो इंसुलिन का कार्य होता है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना।
अर्थात इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह अग्नाशय के लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। दोस्तों पेप्टाइड हार्मोन है जो मतलब यह एक बीटा कोशिकाओं से स्रावित क्या है, पेप्टाइड हार्मोन, जो ग्लाइकोजेनेसिस द्वारा रक्त में ग्लूकोज शर्करा के स्तर को कम करता है। इसके अल्प स्रावण से ही मधुमेह रोग होता है। तो इतना जानना जरूरी था इंसुलिन से रिलेटेड। फिर है रीजनिंग का सवाल दिया है क्वेश्चन, वह आरेख चुनिए जो मोबाइल, टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक के मध्य सही संबंध का निरूपण करता है। इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल और टेलीविजन का आपको बताना है। तो बात करें मोबाइल और टेलीविजन की, दोस्तों दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक वस्तु हैं, ठीक है। तो दोनों आ जाएंगे, एक सर्कल बनेगा बड़ा सा जो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक का, जैसे ऑप्शन नंबर 4 है, और दो उसके अंदर आ जाएंगे जैसे आपके मोबाइल और टेलीविजन। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्केंटरॉन का बनना प्रारंभ होता है कहाँ से, मैरुला से, ब्लास्टुआ से, प्रारंभिक न्यूरुला से, या फिर प्रारंभिक गैस्टुला से। आर्केंटरॉन की बात हो रही है, ये कहाँ से बनना प्रारंभ होता है, तो यह बनना प्रारंभ होता है दोस्तों प्रारंभिक गैस्टुला से। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आंसर होगा। आर्केंटरॉन प्रारंभिक गैस्टुला से बनना प्रारंभ होता है। यह प्राथमिक जठरांत्र मार्ग की आंतरिक गुहा होता है जो आहार नाल में विकसित होता है। इसका निर्माण जंतुओं के भ्रूण में गैस्ट्रोलार्वन के प्रारंभ में होता है। यह मध्य जनन स्तर एवं अंतः जनन स्तर को निर्मित करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक गैस्ट्रुला। अगला क्वेश्चन है मैथ का, पाई चार्ट के रूप में क्वेश्चन दिया गया है जिसमें 6 विभिन्न विद्यालयों के में प्रतिशतता अनुसार छात्रों का वितरण दिया गया है। कुल छात्रों की संख्या 6000 है और प्रतिशत दी गई है विद्यालय के अकॉर्डिंग, जैसे विद्यालय 1 में 12%, बी में 9%, सी में 26%, डी में 18%, ई में 29% और एफ में 6%। क्वेश्चन ये है कि विद्यालय एफ और ई के कुल छात्रों की संख्या में अंतर बताएं। तो आपको करना कैसे है इसे हल, और देख लें। तो कुल छात्रों की संख्या आपको पता है 6000, और किसके किसके बीच अंतर पूछा है, एफ और ई के। तो देखिए एफ और ई का परसेंटेज कितना है, तो एफ का है 6%, ई का है 29%। माइनस कर दें, 29 में 6, 29 में 6 माइनस करेंगे कितना आएगा, 23। ठीक है, अब आपको 6000 का कितने का, 6000 का 23% क्या है निकालना है। आंसर जो हल करने में जो आंसर आएगा वो हो जाएगा यहाँ पे आपका उत्तर। 60 इंटू क्या बचा 23, मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 0813, मतलब 1380 इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, तो इसमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं है, आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक सांसदों द्वारा सांझी योजना के अंतर्गत 2019 तक कितने आदर्श ग्रामों का विकास करना पड़ेगा। तो ऑप्शंस दिए गए हैं 2, 3, 5, 4, 5, तो आंसर होगा 3। सांसद द्वारा सांझी योजना अंतर्गत 2019 तक आदर्श ग्रामों का विकास करना पड़ेगा 3। टोटल इसमें एक सांसद द्वारा 8 गांवों का विकास का नियम बनाया गया है। पहले 1 गांव का, फिर 2 गांव का और फिर 5 गांव का, टोटल मिला के 8 गांव को जो है सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत विकसित करना है। लेकिन यहाँ पे पूछा है 2019 तक, तो जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर 2019 तक हो जाते हैं 3। शुरू में 1 गांव और फिर 2 गांव। शुरू में 1 गांव मतलब देखिए, एक तो सबसे पहले इस योजना की शुरुआत कब हुई, तो इस योजना की शुरुआत हुई 11 अक्टूबर 2014। तो 2014 से लेकर 2016 तक 1 गांव को इनको विकसित करना है। फिर 2016 से लेकर 2019 तक 2 गांव विकसित करना है। 2 और
एक मिला के हो गए 3 2019 तक के लिए, ठीक है। और 2019 से 24 तक के लिए 5 गांव का लक्ष्य रखा गया है। तो 5 2 7 और 1 8, 8 गांव, एक सांसद को विकसित करना है। यह इसकी जो योजना की शुरुआत है किस मंत्रालय के अंतर्गत की गई, या किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आता है ग्रामीण विकास मंत्रालय अंतर्गत। पूछा जाता है क्वेश्चन कि मैदानी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या पर जो ग्राम है उनको विकसित करना है। तो देखिए मैदानी जनसंख्या अगर 3000 से 5000 है तो वहाँ से एक गाँव लिया जाएगा। अगर वही बात करें पहाड़ी और आदिवासी एरिया की तो फिर 1000 से 3000 की जनसंख्या। तो ये रही विस्तृत डिटेल सांसद आदर्श ग्राम योजना से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों प्रोटीन की कमी से दिए गए ऑप्शन में से होता है क्वाशियोरकर। और क्वाशियोरकर जो है वो होता है बच्चों में। यह रोग प्रोटीन की कमी से होता है, जिसमें होता क्या है, तो जिसमें पेट व पैर फूल जाते हैं, त्वचा सूख जाती है, पपड़ीदार व सफ़ेद दाग युक्त हो जाती है तथा यकृत जो होता है ना फ्रेंड्स वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्वाशियोरकर जिसे एडिमा के साथ संबद्ध होने के कारण एडेमेट्स कुपोषण के रूप में भी जाना जाता है। यह पोषण एक पोषण संबंधी विकार है जो अक्सर अकाल पीड़ित क्षेत्रों में देखा जाता है। और क्वाशियोरकर को ही चंद्रमुख रोग कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का। यदि बस को विमान कहा जाता है, विमान को ट्रेन कहा जाता है, ट्रेन को जहाज कहा जाता है और जेट एयरवेज किस वर्ग में आता है। ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे ही जाएंगे इस टाइप के, तो आपको बनना चाहिए। बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग कि जो लास्ट में पूछा गया है उसका रियल में आंसर क्या होता है। जैसे यहाँ पे पूछा है कि जेट एयरवेज किस वर्ग में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बस के वर्ग में आता है, ट्रेन में आता है, जहाज में आता है या फिर विमान के लाइन पे आता है वो। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है विमान पता है कि एयरवेज जो है वो विमान अंतर्गत आता है। अब आपको देखना ही है कि विमान को कहा क्या गया है। जो कहा गया होगा इस सेंटेंस में वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए पूरे वाक्य में विमान को क्या कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है यदि बस को विमान को ट्रेन कहा जाता है तो ट्रेन हो जाएगा यहाँ पे आंसर, क्योंकि विमान को ट्रेन कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही उत्तर होगा ट्रेन। अगला क्वेश्चन है हमारे व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। हमारे व्यवहार के बारे में पूछ रहा है, तो जानकारी और प्राप्त करने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है फ्रेंड्स फीडबैक, पुनर्निवेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला विस्तार कार्य में आवश्यक नेतृत्व करता है। कौन से नेता है विस्तार कार्य में जो आवश्यक नेतृत्वकर्ता कहलाते हैं। जब बताना है आपको, ऑप्शंस दिए गए हैं जातिगत नेता, स्थानीय कार्यशील नेता, अधीक्षित नेतृत्वकर्ता ले लीडर या धार्मिक नेता। आंसर होगा स्थानीय कार्यशील नेता, ऑप्शन नंबर 2 जो है विस्तार कार्य में आवश्यक नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा समूहों को प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों में वर्गीकृत किया गया। दोस्तों प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया कूली के द्वारा, ठीक है, कूले के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे जो है सही उत्तर हो जाएगा। इससे पहले हमने 1-2 क्वेश्चन देखा, उसकी डिटेल्स जो है नहीं देख पाए, भूल गया। देखते हैं एक बार डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं, ज़रूरी है। देखिए जैसे क्वेश्चन था हमारा हमारे व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करनी और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो फीडबैक कैसे, देखिए हमारे जो है इसे प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए फीडबैक को। फीडबैक सरल एवं स्पष्ट फीडबैक क्या है, तो फीडबैक सरल एवं स्पष्ट होना चाहिए। फीडबैक में सकारात्मकता की भावना होनी चाहिए। इसी आशा पर फीडबैक को अनेक भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे नकारात्मक फीडबैक, सकारात्मक फीडबैक, सुधारात्मक फीडबैक, गुणात्मक फीडबैक। तथ्यों के आधार पर इन्हें 2 भागों में संदेशात्मक एवं स्व उत्तरात्मक भागों में विभाजित किया गया है, ठीक। ये हो गई इसकी डिटेल। फिर अगला क्वेश्चन था विस्तार कार्य में आवश्यक नेतृत्वकर्ता।
तो विस्तार कार्य में आवश्यक नेतृत्वकर्ता स्थानीय कार्यशील नेता होता है। स्थानीय समस्याओं को दूर करने के लिए ऐसे लोगों की भूमिका अत्यंत आवश्यक होती है। स्थानीय कार्यशील नेता समस्याओं से पूरी तरह अवगत होते हैं। स्थानीय लोगों की समस्याओं को किस प्रकार दूर किया जाए इस संदर्भ में वे भली भांति जानते हैं। इसलिए स्थानीय कार्यशील नेता की विस्तार कार्य में आवश्यक होते हैं। वे भली भांति जानते हैं और कार्य विस्तार के संदर्भ स्थानीय नेता अच्छी तरह से फीडबैक में अधिक सक्षम होते हैं। तो इसकी डिटेल हो गई। फिर अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा समूहों को प्राथमिक द्वितीयक समूह में बांटा गया। तो ये थे अमेरिकी समाजशास्त्री चार्ल्स कूले। ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर है। तो चार्ल्स कूले ने समूहों को दो भागों में विभाजित किया। पहला था प्राथमिक समूह और दूसरा द्वितीयक समूह। दोस्तों, उनका मानना था कि एक व्यक्ति का स्वयं समाज के पारस्परिक संबंधों और दूसरों की धारणाओं से विकसित होता है। ठीक है, उनका जो मानना था कि एक व्यक्ति का जो स्वयं का समाज है उसके समाज जो है उसके पारस्परिक संबंधों और दूसरों की धारणाओं से विकसित होता है। कूले का मानना था कि प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह से ही सामाजिक संगठन का निर्माण होता है। परिवार को प्राथमिक समूह एवं समाज को द्वितीय समूह की संज्ञा दी है अमेरिकी समाजशास्त्री चार्ल्स कूले। अगला क्वेश्चन है किसी प्रतिस्पर्धा विज्ञापन या मनोरंजन में निर्देश देने, निर्णय करने, आंकने पर लक्षित मॉडलों, नमूनों, तालिकाओं, पोस्टरों आदि के नियोजित प्रदर्शन को क्या कहते हैं। दोस्तों, इसे कहते हैं प्रदर्शनी, एग्जीबिशन। अर्थात इनका प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से किया जाता है। इससे योजना का एक हिस्सा माना जाता है और विज्ञापन में इसका विशेष योगदान होता है। तो इसे कहेंगे हम प्रदर्शनी, ना कि पोस्टर, क्षेत्र यात्राएं या सभी है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एग्जीबिशन। अगला क्वेश्चन है संचालन की निर्धारित अवधि पूरी कर लेने के बाद समुदाय विकास खंडों को और क्या कहा जाता था। तो संचालन की निर्धारित अवधि पूरी कर लेने के बाद समुदाय खंडों को सघन पश्चात खंड कहा जाता था। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में समुदाय विकास खंड मजबूत होती हैं। पारस्परिक खंड को प्रारंभिक चरण या खंड माना जाता है। आधुनिक शैलियों से निर्मित खंड को आधुनिक खंड कहा जाता है और समुदाय स्तरीय विकास प्रक्रिया के भिन्न भिन्न खंडों से होकर ये गुजरता है। तो आंसर होगा सघन पश्चात खंड। अगला क्वेश्चन है समूह चर्चा विधि किसमें सर्वश्रेष्ठ कार्य करती है। दोस्तों, समूह चर्चा विधि जो है लोकतांत्रिक एवं स्वतंत्रतादायी माहौल वाले समूह में सर्वश्रेष्ठ कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लोकतांत्रिक एवं स्वतंत्रतादायी माहौल। बात हो रही है समूह चर्चा विधि की। तो समूह चर्चा विधि जो है इसी माहौल में समूह चर्चा विधि सर्वश्रेष्ठ साबित होता है। किस माहौल में? तो लोकतांत्रिक और स्वतंत्रतादायी माहौल। दोस्तों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपसी मतभेदों का निपटारा आपसी विचार विमर्श के माध्यम से हल किया जाता है। चर्चा इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण विषय माना जाता है ताकि विवादों का निदान सार्थक तरीकों से किया जाता है। तो आंसर होगा थर्ड। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों, परीक्षा बहुत नज़दीक है और जल्दी जल्दी हम कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च अस्थि द्रव्यमान एवं घनत्व प्राप्त करने और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाली अस्थि भंग के जोखिम को घटाने के लिए की पर्याप्त मात्रा आवश्यक है। तो सीधे आंसर देखेंगे, कैल्शियम एवं व्यायाम। चलिए, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि के दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिनों विशेषकर जल घुलनशील बी समूह के विटामिनों का ह्रास अधिक होता है। तो खाना पकाने में। अगला प्रश्न क्या कह रहा, जन वितरण प्रणाली एक भारतीय क्या है। तो वह खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। अगला प्रश्न है, आहार में वसा की कमी से हो सकता है। तो क्या हो सकता है, लिनोक्लिक अम्ल की कमी भी हो सकती है, एरिकडोनिक अम्ल की कमी भी हो सकती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लगभग सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने वाले आहार से प्राप्त पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण को किस नाम से परिभाषित किया गया है। तो सही उत्तर के साथ चलेंगे। उत्तर है हमारा अनुशंसित आहारीय अनुमतियाँ। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
इनमें से किसे अवशोषण के लिए NAD कारक की आवश्यकता होती है? तो होती है विटामिन B12। अगला प्रश्न, व्रण से पीड़ित रोगियों को किससे बचना चाहिए? तो बचना चाहिए धूम्रपान से भी, अल्कोहल से भी और कॉफ़ी से भी। अगला क्वेश्चन, फोलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किस चीज़ से संबंधित है? सही उत्तर के साथ चलेंगे गर्भावस्था के खराब परिणाम। अगला क्वेश्चन हमारा, किशोरों को उनके वयस्कावस्था के भार का 30% और उनकी वयस्कावस्था की लंबाई का 20% से अधिक के दौरान प्राप्त होता है? तो 10 से 19 वर्ष। अगला प्रश्न, महिलाओं के मामले में 18.5 से कम के BMI का अर्थ है? तो सामान्य से कम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, घेंघा और कृटिनता का कारण बनने वाली प्रमुख पोषक तत्व न्यूनता आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न हमारा, हेपेटाइटिस C का दीर्घकालिक संक्रमण का कारण बनता है? सही उत्तर है हमारा दीर्घकालिक यकृत संक्रमण। अगला प्रश्न, वर्ष से सार्वत्रिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस B वैक्सीन का शामिल कर लिया गया था? सही उत्तर है 2002-2003 में। अगला क्वेश्चन, कुछ कैरोटेनाइड जैसे लाइकोपिन एकल ऑक्सीजन के भक्षक होते हैं और शक्तिशाली प्रदान करते हैं? तो क्या प्रदान करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधता का मुख्य कारण है मोतियाबिंद। अगला प्रश्न, ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है? सही उत्तर के साथ चलेंगे उपर्युक्त सभी यानी तीनों आंसरों को आप ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक कर देता है? सही उत्तर है हमारा फोलिक अम्ल। अगला प्रश्न, तेल किसका समृद्ध स्रोत है? तो PUAFA का। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा रोग श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलता है? सही उत्तर होगा इन्फ्लुएंजा, खसरा, कर्णमूल शोथ, गलसुआ। तीनों आंसर सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी आहारीय विटामिन D आवश्यकता को बढ़ा सकता है? सही उत्तर होगा लिपिड समृद्ध आहार।